हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का ही एक सेक्शन है। हिस्ट्री भी कह सकते हैं, जनरल नॉलेज भी कह सकते हैं आप। ये क्वेश्चंस कई बार जो है स्टेट कमीशन से जो पेपर तैयार हुए उसमें पूछा गया। बहुत सारे स्टेट पीसीएस और फर्दर जो भी एग्ज़ाम्स स्टेट लेवल पे हों या सेंट्रल लेवल पे हों उनमें पूछा गया। टॉपिक इज़ राष्ट्रगान। राष्ट्रगान सुन के कुछ दिमाग में आया? आपने, मैंने, हमारे पेरेंट्स ने, ठीक है, उनके पेरेंट्स तो नहीं कह सकते, यानी कि 2-3 पीढ़ियों से हम लगातार जब भी स्कूल गए, आई मीन टू से कि लगभग 15 सालों तक रेगुलर हमने इसे गाया है। ठीक है, आपने भी गाया, मैंने गाया, हमारे बच्चे गा रहे हैं और सभी लोगों ने लगभग इसको 15 साल तक गाया है। ठीक है, और बहुत सारे ओकेजन्स होते हैं जिसमें हम इसको गाते हैं। इस राष्ट्रगान के बोल एक छोटे बच्चे जो नर्सरी या जिसकी अभी एजुकेशन स्टार्ट हुई है और एक ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करे हुए बच्चे को एक कंठस्थ होता है, क्योंकि हमने इसके इतनी बार पुनर्अभ्यास किया है। रोज़ हमारी दिनचर्या में ये ऐसे शामिल है कि ये प्रार्थना का भाग था। ठीक है, वो भाग क्यों था, क्यों स्कूलों में राष्ट्रगान बुलवाया जाता है? तो ये एक प्रोविज़न है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति स्कूलों में बच्चे, क्योंकि बच्चों का फाउंडेशन वहीं से तैयार होता है, तो राष्ट्रीय भावना जागृत करने के लिए राष्ट्रगान का पाठ करवाना अनिवार्य है किसी भी स्कूल में। तो वो एक नेसेसरी प्रोविज़न है कि हमको, आपको, सभी स्कूल्स को, हमारे बच्चों को, जो भी वो बच्चे वहाँ पर अटेंड कर रहे हैं, उन्हें पूरे राष्ट्रीय स्तर के स्कूलों में राष्ट्रगान का पाठ करवाना ज़रूरी है। ठीक है, इसी तरह वंदे मातरम के बारे में भी, जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है, प्रोविज़न है। तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं हम। ठीक है, राष्ट्रगान को सबसे पहले गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। ठीक है, ये मूलतः बंगाली भाषा में लिखा गया। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है एक और देश का राष्ट्रगान लिखा। ठीक है, वो 1971 में सेपरेट होकर बांग्लादेश बना और उसका भी राष्ट्रगान जो है गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा। एक महान साहित्यकार रहे वो। गीतांजलि के माध्यम से जो नोबेल पुरस्कार, भारत में पहला नोबेल पुरस्कार आया, वो गुरुवर के थ्रू ही आया, उनको ही मिला। राष्ट्रीय चेतना के लिए जो उन्होंने लिखा, उसको जब भी हम पढ़ें तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि भारतीयता और राष्ट्रीय चेतना को उस समय जिन शब्दों में बांधा है वो आज भी कितने सार्थक और कितने रिलेवेंट अभी भी हमारे लिए हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले इसकी रचना जो हुई, वो रचना, इसको गाया, रचना तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पहले की। 1911 में इसको पहली बार गाया गया। राष्ट्रगान का अगर इतिहास देखा जाए तो 1911 में, 1911 में 24 दिसंबर वो दिन है जो कैलकाटा का अधिवेशन था। और कैलकाटा के आईएनसी अधिवेशन में, ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर में ईयरली होता था। वो इतिहास का एक अलग खंड है, हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें ये पहली बार गाया गया। उसके बाद एक जो पत्रिका थी उसमें ये छपा, भाग्य विधाता के नाम से। ठीक है, और 1919 में, तब तक जब ये गाया गया तो बंगला में गाया गया। आपको ये ध्यान रखना है कि 1911 के अधिवेशन में जब ये गाया गया तो ये बांग्ला भाषा में ही गाया गया। 1919 में जब रॉलेट एक्ट आया तो खुद गुरुवर ने इसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया, और ये ट्रांसलेटेड जो हम गा रहे हैं आज तक, ठीक है, वो हिंदी का पार्ट 1919 में बनाया गया, ट्रांसलेट हो। ठीक है, अब आगे हमने इसको पढ़ा है, गाया है। 52 सेकंड की अवधि लगनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। जब भी राष्ट्रगान बजाया जाए तब सभी की अवस्था जो है वो सावधान अवस्था में होनी चाहिए। ये राष्ट्र के प्रति सम्मान होता है। और जब भी झंडा जब है फहराया जाए या तिरंगे को हाथ में लेकर किसी भी समारोह में जाया जाए, तब जो है इस राष्ट्रगान की ध्वनि बजाई जाती है। और उस ध्वनि पर राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता और राष्ट्रीयता दिखाना जो है प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ये 51A में जो है नागरिक के कर्तव्य, जो हमें मौलिक अधिकार है और मौलिक कर्तव्य में हमें इसको पूरा डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, मेरा मतलब इससे बताने से ये नहीं था कि इसके क्या प्रोविजंस है, जस्ट इसकी हिस्ट्री क्लियर किया है। अभी हम क्या समझेंगे, जो हम गा रहे थे, क्या इसका हमें मतलब पता है? हिंदी में होते हुए भी क्या हमारे बच्चे या हम ये जानते हैं कि राष्ट्रगान का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, हम क्यों इसको रोज गा रहे हैं? ठीक है, तो वो मीनिंग समझेंगे। लेट्स स्टार्ट।
पहली लाइन जो है जन गण मन अधिनायक, ठीक है, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत, जय हे भारत भाग्य विधाता। ये 3 पैरा में खत्म होता है, ठीक है, यही इसकी धुन लेकर चलते हैं। तो जन मीन्स भारत के लोग, पूरे भारत की जितनी भी ज्योग्राफिकल अगर आप देखें मैप पर, तो भारत के लोग, यहाँ का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक वो वासी जो भारतीय है, जो ईशान से कहता है कि मैं भारतीय हूँ। गण, यहाँ की सभी सभाएं, यहाँ की सभी पंचायतें, जो ग्रामीण स्तर पर सहकारिता का विकास हुआ, जो पुराने समय से जो हमारी सहकारिता हमारे जो है संस्कारों के थ्रू चली आई हैं, वो गण, प्रत्येक व्यक्ति मन से अधिनायक है। जन गण मन अधिनायक, अधिनायक मीन्स लीडरशिप क्वालिटी है कि प्रत्येक नागरिक, भारतीय नागरिक वो लीडरशिप क्वालिटी रखता है जो भारत के भाग्य निर्माण में, भारत भाग्य विधाता, यानी कि आप और हम लोग ही वो भारत भाग्य विधाता हैं, जो भारत के भाग्य का विनिर्माण करने वाले हैं। हमारे जो एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क हैं, सिर्फ जो है आप वो किसी भी रूप में कर सकते हैं। एक व्यवसायी जो है देश में आर्थिक सुरक्षा लाकर जो है वो देश से प्रेम अपना प्रदर्शित करता है। एक सैनिक सीमाओं की रक्षा करके अपने देश प्रेम को प्रदर्शित करता है। घरेलू महिलाएं देश की अगली पीढ़ी को तैयार करके अपने समर्थ की सबसे बड़ी काबिलियत तय करती हैं और बताती हैं समाज को कि ये फाउंडेशन, आने वाला वर्ग जो है वो हमारे हाथों में है। एक लाइन भी इसकी, एक पोइट हैं फ्रेडरिक मैसल्स, जिनकी लाइन है, पालना झुलाने वाले हाथों में ही जो है वो दुनिया की बागडोर है, क्योंकि ये वो हाथ हैं जो हाथ देश की अगली पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अधिनायक क्वालिटी हमारे अंदर है, उसे हमें फील करना है इसे गाते समय। जय है मतलब आप सबकी जय हो, हम सबकी जय हो, ये इस लाइन का मतलब है। उसके बाद वेरी इंटरेस्टिंग लाइन, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। ये लाइन बच्चों ने गाई, छोटे छोटे बच्चों ने गाई। अब मैं आपको इसका एक वो समझाती हूँ कि एक्चुअल में ये लाइन है क्या, ठीक है। लेट मी जस्ट टेक द इंडियन मैप, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इसको। हियर इज द मैप, ठीक है। अब लाइन थी हमारी पंजाब, जो आज यहाँ हमारा पंजाब है, ठीक है, जो हमारा पंजाब स्टेट है, वो पाकिस्तान का ऊपर का जितना भी पार्ट था, ये पूरा एरिया कॉल्ड एज पंजाब, ठीक है। तो ये पंजाब था भारत के नक्शे पे, क्योंकि इसकी रचना जो है वो पुराने टाइम में हुई है। 1911 में इसको पहली बार गाया गया, तो उस टाइम जो ये पाकिस्तान वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट पंजाब का पार्ट था। अब हम आते हैं पंजाब सिंध। सिंध पंजाब के बिल्कुल नीचे जो तटीय पार्ट है, ठीक है, वो सिंध है, तो ये सिंध हो गया। गुजरात, जो ये वाला पार्ट है, अरेबियन सी वाला जो पार्ट है, जिसकी सीमा जो है वो पाकिस्तान के उससे लगती है, वो सिंध लरकाना प्रांत है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है पंजाब सिंध गुजरात। गुजरात काठियावाड़ प्रदेश, जहाँ से हमारे सारे पुराने हड़प्पा सभ्यता से हमारा व्यापार चला, तो गुजरात और सूरत की बहुत जो है भारतीय इतिहास में बहुत महत्व रहा है। वो महत्व आप जब भी कुछ पढ़ेंगे, चाहे ज्योग्राफी पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, किसी भी सब्जेक्ट से पढ़े, तो यहाँ के थ्रू ही विदेशों से आगमन हुआ और यहाँ से व्यापार एक जो है लोथल एक यहाँ केंद्र होता था हड़प्पा संस्कृति में, यानी कि आज से जो है वो 2500 वर्ष पहले भी जो है भारत व्यापार में अग्रणी था और अरबों के साथ इनका व्यापार और जो है हड़प्पा वासियों का व्यापार जो है अलग संस्कृतियों से होता रहा, ठीक है। तो अभी हम पंजाब सिंध गुजरात मराठा वाला प्रदेश, पूरा महाराष्ट्र वाला प्रदेश और इधर थोड़ा सा झांसी तक, ठीक है, ये मराठा साम्राज्य था। तो पंजाब सिंध गुजरात मराठा मैं लिख देती हूँ, ठीक है, मराठा और ये गुजरात। नाउ पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़, पूरा महाराष्ट्र के नीचे जो एरिया है वो द्रविड़ है, द्रविड़, ठीक है, ये द्रविड़ है। उत्कल, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल। उत्कल मीन्स जो अपना उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा वाला जो पार्ट है और ये आंध्र प्रदेश का कुछ तटीय पार्ट, ठीक है।
कैसे उत्कल जो कलिंग माना जाता था पुरातत्व टाइम में, जो है कलिंग के नाम से बाद में उड़ीसा बना, और उड़ीसा में ही जो ये तेलंगाना का मर्जन और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश का, तो ये उत्कल तट का नाम है। जो ये तटीय रेखा है, पूर्वी तटीय रेखा, ये पूरी उत्कल मानी जाती है। यहाँ पे अभी भी मैप पे आपको मिल जाएगा। तो ये है हमारा उत्कल। बंगाल। बंगाल अभी हमें जितना छोटा लगता है उतना नहीं छोटा था, ठीक है। बंगाल के अंदर पूरा आसाम, ठीक है, यहाँ के उत्तर पूर्वी राज्य सारे, उसके बाद बिहार, और थोड़े टाइम तक उड़ीसा का भी पार्ट बंगाल में ही रहा। तो बंगाल ये था, बंग। तो उस लाइन में बंग का मतलब बंगाल है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, विंध्य। विंध्य पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश में मैंने लाइनिंग किया है, ये विंध्य पर्वत श्रेणी है। विंध्य हिमालय, ये वाली पर्वत श्रेणी, ठीक है, पूरा अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। ये हिमाचल जो है वो इस हिमालय के लिए कहा गया है, ठीक है। विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, और गंगा और यमुना दो नदियां जो हैं उत्तर भारत की, जो कि हाँ उत्तराखंड से आप ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में इसका बहाव पूरा, ये जीवनदायिनी नदियां हैं। गंगा का तो वैसे भी 2525 किलोमीटर का ट्रैवलिंग पूरा इंडिया में होता है, सबसे बड़ी नदी है। और यमुना, दोनों की धार्मिक आस्था के साथ राष्ट्रीय आस्था भी जुड़ी हुई है, ठीक है। और इन्हीं दो नदियों को जो है वो राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी मिला है। कब मिला है ये आप लोग बताइए कमेंट में, कब मिला है, ठीक है। चलिए, ये हमारा हो गया, मैंने आपको बता दिया पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल, जलधि, तरंग। जो हमारी कोस्टल लाइन है, ठीक है, इंडिया का जो ये वाला कोस्टल लाइन है, ये वेस्टर्न हो गया, ये ईस्टर्न हो गया, ठीक है। जो ये पूर्वी घाट पे जो सागर है, दक्षिण में जो हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ अरब सागर, ये जो है हाई टाइड और लो टाइड आपने सुना होगा। तो उसमें अपनी जो नॉर्मल हाइट होती है उससे 8 किलोमीटर्स तक जो है वो पानी का स्तर ऊपर हो जाता है। तो वो आकर चरण पखारती हैं उस भारत भूमि के तीनों साइड से जो समुद्र है, उच्छल, जलधि, तरंग, तरंग उमंग और जो है हर्ष के साथ इस भारत भूमि के चरणों का जो है वो स्पर्श करती हैं रोज, ठीक है। तो वो इस लाइन का मतलब है उच्छल, जलधि, तरंग। उसके बाद अगली लाइन है, जब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। जब हम उठते हैं भारतवासी या भारतीय लोग, ठीक है, तब हम उठते ही हमारे यहाँ एक परंपरा है, भूमि को स्पर्श करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। एक किसान जब अपनी भूमि को जोतने जाता है या उसके अंदर कृषि करता है तो उस मिट्टी से उसका लगाव होता है। जिस घर में हम घर में रहते हैं तो उस घर की जो चौखट होती है उसकी भी विभिन्न प्रकार से पूजा का और विभिन्न प्रकार से जो है हम उसके प्रति आस्था प्रकट करते हैं। तो ये वही है, जब शुभ नामे जागे, मतलब किसी भी तरह भारत भूमि हम आपका नाम लेते हैं, आपको प्रणाम करते हैं उठते हैं तो, और उसके बाद तब शुभ आशीष मांगे, और अखंड और शाश्वत और अनंत होने का आपसे आशीर्वाद मांगते हैं कि जैसे पुरातन टाइम से हड़प्पा सभ्यता से पहले से जो है यहाँ पे सभ्यताएं विकसित हुई, तो वो निरंतरता और वो शाश्वतता बनी रहे, और विश्व गुरु बनने की जो हमारी अभिलाषा है और जो हमारे जो अंदर का सौहार्द है वो पूरी तरीके से समर्पित हो इसके लिए। तो हम वो आशीष आपसे मांगते हैं, ठीक है। उसके बाद है गाहे तब जय गाथा, और हम अपने बच्चों को या अपने साथियों को अपनी पुरानी जो परंपराओं में जो गाथाएं हैं, महाराणा प्रताप, शिवाजी, झांसी की रानी, विभिन्न माध्यम से विभिन्न जो हमारे सेनानी हुए, बहुत सारे जो हैं वो करंट टाइम में हुए और बहुत सारे जो हैं पुरातन टाइम में हुए, उन सभी के नाम की गाथाएं गाकर हम आपका गुणगान करते हैं, क्योंकि कभी ना कभी तो डिस्कशन होता ही है, ठीक है। तो चाहे दादा दादी करते हैं बच्चों से, पेरेंट्स करते हैं, ठीक है, पेरेंट्स आपस में बात करते हैं, तो किसी न किसी रूप में ये भारतीयता की गाथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती रहती है। जनगण मंगलदायक जय हे, मतलब जन और गण सभी व्यक्ति, सभी भारतीय मंगलदायक हैं, ठीक है, सबका मंगल, वसुदेव कुटुंबकम की जो हमारी परिभाषा है विश्व के लिए, वो हम सभी के मंगल की कामना करते हैं, और हम सबकी जय हो, यानी कि ऐसी कामना रखने वाले, जहाँ पर अभी हम जो है 2 वर्ल्ड वॉर को झेल चुके हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, वहाँ पर भी हम जनगण सभी मंगल की कामना करते हैं, विश्व मंगल की कामना करते हैं, तो उन सब की जय हो।
भारत भाग्य विधाता, यानी कि आप सभी भारत के निर्माण में उतने ही सार्थक और उतने ही समर्थ हैं जैसे कि इस भारत के निर्माण में पुरातन से अभी तक होता है। जय हे जय हे जय हे, ये 3 बार जय हे का मतलब है कि आपकी जय जयकार हो, ठीक है। और अंत में जो 4 बार जय 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 हे, इस जय 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 हे का मतलब है कि आपकी कभी पराजय ना हो और आप सदैव विजयी रहें। जैसे कि हमारे यहाँ आशीर्वाद दिया जाता है विजयी भव, ठीक है, दीर्घायु भव, चिरायु भव, वो सभी जो आशीष हैं वो जय 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 हे, मतलब अनंत आपकी जो है विजय हो। तो ये आज हुआ राष्ट्रीय गान का अर्थ। अब जब भी आप इस राष्ट्रीय गान को गाएं, जो भारतीयता, जो राष्ट्रीयता मुझे महसूस होती है वो आपको भी महसूस होगी। और आप जब भी अपने बच्चों को इसका अर्थ, स्कूलों में भी ये अर्थ हमें पढ़ाया नहीं गया, तो ये एक अपील है मेरी कि जो हमें, हमारा रूटीन का काम है, जो हम रोज स्कूलों में हमें गाना ही है, ठीक है। और ये हमारा एक अच्छे नागरिक का हमारा कर्तव्य के अंदर भी आता है कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति हमें अपनी जो है वो आस्था प्रकट करनी होगी, ठीक है। तो ये हमारा कर्तव्य भी है। तो इसके बारे में ये है क्या एक्चुअल, जब बच्चों को इसका अर्थ के साथ वो गाएंगे तो सच मानिए वो बहुत अच्छे से इसको महसूस कर पाएंगे। और जो नेशनैलिटी है उसका बिल्डअप एक्चुअल में तभी होगा, नहीं तो ये तो गा के 15 साल बाद लोग जो है निकल जाते हैं स्कूल से, उनको मतलब ही नहीं पता, ठीक है। तो आज के लिए यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। हैव अ ग्रेट डे अहेड, फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।